टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसमें हम पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, कैसे लिया जाता है। 2 या 3 तरह की रेस्पिरेशन टाइप्स होती हैं जो आपको जाननी है। जो पेशेंट आएगा उसमें आप देखोगे यही 2-3 टाइप मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी डिजीजेस में। तो आपको डिजीज तक तो पहुंचना नहीं है, मगर आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गैस करना होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल क्या हो, आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब जो पहले देख रहा है, फर्स्ट में पेशेंट को देख रहा है, वो पर्सन इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो रेस्पिरेटरी क्या होता है, जिस रेट पे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस लेने में 2 मूवमेंट है, क्या क्या, हाँ, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, या फिर उसको कहते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। सो 2 मूवमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। उस किस रेट पे, मतलब 1 मिनट में हम कितनी सांस अंदर ले रहे हैं और कितनी सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इज योर रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। और मेजर करते हैं, जैसे हम पल्स क्या करते हैं 1 मिनट के लिए मेजर करते हैं, वैसे ही हम रेस्पिरेटरी रेट भी 1 मिनट के लिए मेजर करते हैं। उसी के बाद हम लिख सकते हैं, जब हमने पूरा 1 मिनट मेजर करा, कि 1 मिनट में कितनी सांस उसने छोड़ी और कितनी सांस उसने अंदर ली। ओके, फिर पैटर्न, एफर्ट, वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन में भी मोर। अब क्या है कि सांस कैसे ले रहे हैं, कोई लोग ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कोई एंग्शियस लोग होते हैं, गुस्से में हैं, ठीक है, तो और स्पीड में लेंगे, तो जल्दी लेंगे जल्दी छोड़ेंगे, ठीक है। तो किस तरह से आप सांस ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या है। अब उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एंड सेवरल प्री हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल बेस्ड इलनेस और इंजरी सिवियरिटी स्कोर्स फीचर दी RR एज कार्डिनल वैल्यू। तो हम क्या बता रहे हैं कि हम, जो मैंने बता दिया कि प्री हॉस्पिटल और हॉस्पिटल, मतलब मैं हॉस्पिटल में आऊंगी, सबसे पहले कहाँ जाऊंगी, सबसे पहले मैं हॉस्पिटल में आके कहाँ जाती हूँ, हॉस्पिटल गए हो तुम लोग, रिसेप्शन कैन बी एन ऑप्शन। अगर मैं बीमार हूं सबसे पहले कहाँ जाती हूँ, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। यस, सो इमरजेंसी, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट पढ़ा है तुम लोगों ने, फिर बता नहीं रहे हो हैं। तो हॉस्पिटल में आप जब इमरजेंसी में जाओगे, सबसे पहले रेस्पिरेशन देखेगा, पल्स देखेगा, ठीक है। कई बार रेस्पिरेशन वो अपने आप देख लेगा, आपको बताएगा भी नहीं कि मैंने देखा है। पल्स देखते देखते वो आपकी सांस काउंट कर लेते हैं। वो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं जब उसको आप कंटिन्यूअसली प्रोसेस में प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है, अब ऑब्वियसली कोई भी मूवमेंट बॉडी में हो रही है, क्या इन्वॉल्व होगा, मसल्स, ठीक है। मैंने हाथ उठाया, मसल इन्वॉल्व, फिंगर हिलाई, मसल इन्वॉल्व, ठीक है। तो अब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमारी मसल्स इन्वॉल्व है। कौन सी मसल्स हैं, सारी मसल्स हैं जो कि आपके चेस्ट एरिया में, रिब केज में जितनी मसल्स लगी हैं जो कनेक्ट हो रही हैं, वो सारी मसल्स आपको हेल्प कर रही हैं रेस्पिरेशन में। सबसे बड़ी मसल जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है इज द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम का शेप कैसा होता है, ऐसे थोड़ी बताओगे हैं? हाँ, सेमी सर्कुलर होता है, तो इट इज शेप्ड लाइक अ पैराशूट, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए, इट इज शेप्ड लाइक अ पैराशूट, ठीक है। तो एक डिप सी होती है, ऐसे डिप क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर बैठे हैं हमारे 2 लंग्स, ठीक है। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम इज मूविंग, अंदर लिया तो लो, सांस अंदर लो, सब लोग, डायफ्राम क्या हो रहा है, मूवमेंट फील हो रही है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक्सहेल करो, नीचे जा रहा है, ठीक है। सो ऑल योर चेस्ट मसल्स आर मूविंग। तो प्राइमरी इंस्पिरेशन, देखो हमने इंस्पायर किया तो डायफ्राम की मूवमेंट हमें फील हो रही है, यू विल फील द मूवमेंट। तो मेन इंस्पिरेशन में क्या काम कर रहा है, डायफ्राम, ठीक है। और एक्सेसरी, एक्सेसरी क्या होता है, लड़कियां बताएंगी, एक्सेसरीज क्या होती हैं, हाँ बताओ,
गर्ल्स बताएंगी, गर्ल्स को ज्यादा पता है एक्सेसरीज क्या होती है। हाँ, ज्वेलरी हो गई, की चेन हो गया, पर्स हो गया, ऑल दीज आर योर एक्सेसरीज। ओके, तो ऐसे ही हमारे रेस्पिरेशन में कुछ मसल्स हैं जो हमारी, कुछ तो इम्पोर्टेंट है मेन, जैसे डायफ्राम, अब कुछ छोटी छोटी हैं एक्सेसरीज, ठीक है, जो कि सपोर्ट कर रही हैं। तो आप तैयार हो गए हैं ना, अच्छा इयरिंग पहना तो आपकी लुक को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आई लाइनर लगा लिया वो भी लुक को सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया पर्स ले लिया, दैट इज एन एक्सेसरी, लुक को, सो दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग योर रेस्पिरेशन। तो वो एक्सेसरी मसल्स हैं जो कि सांस अंदर लेने में मदद कर रही हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है? स्टर्नोमेस्टॉइड, स्टर्नम है, स्टर्नम होता है सेंटर में, देखो यहाँ फील करो, पहले भी कराया था, जो उठी हुई बोन है, ठीक है, वो स्टर्नम है आपकी छाती में। ओके, और स्टर्नम और उसका एक पार्ट होता है मैस्टॉइड। तो स्टर्नम और मैस्टॉइड को जो मसल जोड़ रही है वो एक एक्सेसरी मसल है, उसको कहते हैं स्टर्नोमेस्टॉइड। फिर स्केलेनी एक मसल होती है, सारी मसल चेस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर सेरेटाइड, नाम याद हो तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होता है तो कोई ऐसा वो नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, एक प्राइमरी होती है इंस्पिरेशन की डायफ्राम, और कुछ छोटी छोटी हैं जो एक्सेसरी मसल्स होती हैं जो भी इंस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। ओके, उसके बाद प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल, हमने पहले पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हार्ट रेट, हमने हार्ट बीट सुनी थी, तो हमने कहा यहाँ बोन है, बोन के बीच में आपकी उंगली अंदर जा रही है, फिर एक बोन फील हो रही है, फिर अंदर जा रही है, तो ये जो मसल है रिब्स के बीच में, इनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये मसल्स भी जब आप सांस छोड़ रहे हो तो ये मसल मेन काम कर रही है, ठीक है। तो आपका जो एक्सपीरेशन का प्रोसेस है उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स आपको मेन हेल्प कर रही है, ठीक है। और एक्सेसरी कौन सी है आपकी? एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, क्योंकि सांस लो छोड़ो यू विल फील कि एब्डोमेन भी मूव कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी मसल्स एब्डोमेन में है वो सारी मसल्स आपको सांस छोड़ते टाइम हेल्प कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक फिजियोलॉजी का चार्ट है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि ब्रेन में दो एरियाज होते हैं, आप लोगों ने सीएनएस पढ़ा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब पढ़ोगे तो दो जगहें होती हैं, पॉन्स और मेडुला, ठीक है। सो ये जो दो जगहें हैं ये बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से ही आपका सारा रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है। मान लो तुम भागे और सीढ़ी चढ़ के आए एकदम से, जब सीढ़ी चढ़ोगे तो सांस फूलेगी, है ना, तो सांस फूल रही है मतलब आपको क्या चाहिए? बॉडी इज वांटिंग ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो सांस नहीं फूलेगी, ठीक है। तो जब वो आप आ रहे हो तो आपको सांस की जरूरत है, तो आपका बॉडी इज सेंडिंग मैसेज टू मेडुला एंड पॉन्स कि भाई बॉडी को नीड है, फटाफट फटाफट केमिकल्स रिलीज करो जो कि हीमोग्लोबिन ब्लड में और डालेंगे, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग होगा, और उससे आपको फिर थोड़ी देर के बाद आप रियलाइज करते हो जब आप खड़े हो गए तो सारा एक्टिविटी, सारे सिग्नल पहुंच गए अपनी अपनी जगह और आपकी सांस नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है जी, आगे चलो। फिर रेस्पिरेटरी सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग रिदम। तो अब सांस ले रहे हैं, देखो अपनी सांस को थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा सा ध्यान रखो अपने सांस में, तो यू विल सी कि एक रिदम है, एक रिदम से आप ले रहे हो, एक रिदम से छोड़ रहे हो, आपको पता नहीं है बट इट इज गोइंग थ्रू अ, जैसे पल्स की एक रिदम है, डक 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 चलती है, वैसे ही हाँ ब्रीदिंग भी एक रिदम से चल रही है। अगर इस रिदम में कोई प्रॉब्लम है मतलब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड, मैंने बता दिया, ये जानना जरूरी है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है। आप एमसीक्यूज में जाओगे उसमें भी बहुत पूछा जाता है, तो यू नीड टू रिमेम्बर मेडुला एंड पॉन्स, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर इज मेड अप ऑफ 3 मेजर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, क्या? न्यूरॉन, वो तो आपको पता ही है, सीएनएस में सारे सेल्स इज न्यूरॉन। इस स्लाइड में आपको जो याद रखने वाली बात है ओनली मेडुला एंड पॉन्स। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर
अब पूरा मैकेनिज्म है कि जैसे मैंने बता दिया कि जब हमारे को सांस फूल रही है तो सिग्नल जाएगा ब्रेन में, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के थ्रू मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो, ये मेरी एमबीबीएस की स्लाइड्स हैं तो इसमें थोड़ा लेवल हाई होगा, बट आई विल टेल यू कि किस स्लाइड में से आपको कितनी चीज उठानी है कितनी नहीं उठानी है, ठीक है। सो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि नर्व सेल्स में होती हैं, और वो नर्व सेल्स फिर डायरेक्ट करते हैं भाई लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, सांस कम आ रही है क्योंकि मैंने अभी आधा घंटा ट्रेडमिल पे रनिंग करी है, तो अब क्या करो, सारे केमिकल्स रिलीज करो जो कि ऑक्सीजन को ब्लड में पुश करें ताकि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा जाए और उसकी वजह से मेरी बॉडी के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, सबको ऑक्सीजन मिले। ब्लड ज्यादा मिलेगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगा और उसकी वजह से आपकी सांस वापस नॉर्मल पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, आगे जा सकते हैं। सो नॉर्मल रेंज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग हमेशा ही जब कोई पेशेंट आएगा और वो कहेंगे जी आप ब्लड प्रेशर चेक करिए, पल्स चेक करिए, रेस्पिरेशन चेक करिए, SpO2 चेक करके फाइल में नोट करिए एंड फिर आप हमारे पास लाइए। ओके, सो आप रेस्पिरेटरी रेट देख लो। जो बच्चा फ्रॉम बर्थ टू 6 weeks द रेस्पिरेटरी रेट इज 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट। 1 मिनट में वो 30 से 40 ब्रेथ लेगा, ठीक है। अगर वो इतनी ले रहा है तो दैट इज नॉर्मल, ओके। उसके बाद 6 महीने तक, 6 महीने के बाद वो 25 से 40 हो जाते हैं। तो स्लोली डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ पे, न्यूट्रिशन पे, उसका फिजिकल वर्क कैसा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। 6 months में जब बच्चा हो तो उसकी 25 to 40 होनी चाहिए, इस रेंज के अंदर लैंड करना चाहिए। अच्छा, क्यों जरूरी है बच्चों में रेस्पिरेटरी रेट? बच्चों में रेस्पिरेटरी रेट क्यों जरूरी है? सांस की तो बात है, बट ज्यादातर बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे आपने देखा होगा, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया, ये छोटी एज में ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको मान लो बहुत दिन से खांसी है, जुकाम है, ठीक है, और फीवर है और कंट्रोल नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉफ हो रहा है, कई बार आते हैं ना, पेशेंट बोलता है ये सांस लेता है तो घर घर की आवाज आती है, सांस लेता है तो सीटी बजती है, ठीक है, दैट मीन्स उसको सीवियर लंग इन्फेक्शन है। उस टाइम पे आप उसकी ब्रेथ जब देखोगे, अगर ब्रेथ वो मुश्किल से ले पा रहा है और रेस्पिरेटरी रेट कम आ रहा है, दैट मीन्स उसका लंग का कोई पार्ट इफेक्ट हो गया है। तो इमीडिएटली क्या बोलोगे, क्या करने जाओ इमीडिएटली? हाँ, क्या कराओगे? हाँ, उसको बोलोगे इमीडिएटली जाओ और अपना चेस्ट एक्सरे करके आओ। चेस्ट एक्सरे में आपको लंग के जो लोब्स हैं उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 साल का जब बच्चा होता है तो उसकी ब्रेथ पर मिनट इज 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट। 6 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते उसकी 28 to 25, ठीक है। उसके बाद 10 years में 17 to 23 ब्रेथ्स। अडल्ट में 12 से 18 ब्रेथ्स पर मिनट। इफ यू आर अबव 65 years of age then 12 to 28 ब्रेथ्स पर मिनट। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपके सेल्स क्या हो रहे हैं, आपके सेल्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में? साइंटिफिक टर्म में मेरे सेल घट रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एक मार्कर पेन है, मार्कर ले आओ जरा। उसको बोलते हैं डीजेनरेशन, ठीक है। मेरा सेल डीजेनरेट हो रहा है, मतलब जब मैं पैदा हुआ या पैदा हुई तो मेरे लिवर में जितने सेल थे, जब अब मैं 43 years की हूँ तो ऑब्वियसली मेरे सेल्स कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं, ठीक है ना। मगर लिवर में क्या होता है, लिवर में अगर लिवर बीमार है और आप उसको ठीक करते हैं, मान लो कोई अल्कोहल बहुत पीता है, उसका लिवर खराब है, बट उसको रियलाइज होता है और वो अल्कोहल बंद कर देता है, ठीक है। तो लिवर सेल्स जो खराब हुए वो दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं। मगर अगर किसी को स्टमक में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अल्सर हो गया, वहाँ के सेल मर गए उतने एरिया के, तो अब एज के साथ वो कभी दोबारा बनेगा नहीं, ठीक है। विथ एज वो कम होता जा रहा है। तो बॉडी में जितने भी टिश्यू में
टिश्यू के अंदर क्या है? सेल। तो जितने भी टिश्यू के अंदर सेल्स हैं वो कम हो रहे हैं एज यू आर ग्रोइंग। ओके, तो वर्ड था डीजेनरेशन। ठीक है, उसके बाद जब आप 80 अबव 80 इयर्स हो जाते हो तो योर ब्रेथ, जितना आप एज कर रहे हो ऑब्वियसली सेल्स कम हो रहे हैं, सेल कम हो रहे हैं तो आपका डीजेनरेशन है, सब चीजों का, लंग का कैपेसिटी कम हो रही है, तो ब्रेथ काउंट रेट उतनी ही, तो नॉर्मल। अगर 80 इयर्स अबव है तो 10 to 30 आ रहा है तो मतलब ठीक है, एक्टिव है पेशेंट, नॉर्मल रेंज में आ रहा है। तो आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? आप और मेरी अगर रेस्पिरेशन रेट अगर हम कर रहे हैं तो आपकी 12 और 18 के बीच में आनी चाहिए, दैट इज नॉर्मल फॉर अस, यू एंड मी। ओके, फिर इंपॉर्टेंस क्या है? इससे पता चलता है कि ओवरऑल बॉडी में कोई इलनेस तो नहीं है। मान लो किसी का पेट भी दर्द है तो रेस्पिरेटरी रेट में कुछ होगा? किसी के पेट में दर्द है तो रेस्पिरेटरी रेट में कुछ होगा? हल्की आएगी। क्यों? क्यों? पेट में दर्द हो रहा है तो सांस लेने में, अगर उसके छाती में दर्द हो रहा होता है, न्यूट्रिशन से रेस्पिरेटरी रेट का क्या मतलब हुआ? लिंक करो, लॉजिक दो, अच्छा दो, इफ योर लॉजिक फिट्स। अगर मेरे को पेट में दर्द हो रहा है तो मेरी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि मेरे एंजाइटी लेवल हाई होंगे। क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है ना, आई एम थिंकिंग, तो लो नहीं होगी। ठीक है, लो बहुत कम चीजों में होती है, और अगर आपकी कोई और बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है तो लो नहीं आएगी। अगर आपका सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व है तो लो आना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर उसके अलावा पैर में दर्द है, ट्रॉमा है, कुछ भी है, तो हमेशा पेशेंट आएगा तो सांस जल्दी जल्दी ले रहा होगा, क्योंकि एंजाइटी है, पता नहीं क्या हो गया मेरे पेट में, है ना, ऐसा तो नहीं मुझे क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, है ना। सो ही इज एंग्शियस। जब एंग्शियस है तो आदमी छोटी छोटी, मतलब पूरा एक्सपायर नहीं करेगा, पूरा अंदर नहीं लेगा, छोटा छोटा सांस लेगा और जल्दी जल्दी लेगा। ठीक है, ओके ओके, वी कैन स्किप दैट। अब हम प्रोसीजर पे आते हैं कि आपको कैसे रेस्पिरेटरी रेट लेना है। तो पहले, सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करना है, पेशेंट को रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्स नहीं करोगे तो रीडिंग सही नहीं आएगी। सो पहले उसको बिठाओ, ठीक है, उसको रिलैक्स कराओ, उसके बाद उसको बताओ कि अब मैं आपका रेस्पिरेटरी रेट चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कई बार आपको पेशेंट को टच भी करना पड़ेगा, एंड इफ द पेशेंट इज अ फीमेल और चेक करने वाला मेल है, सो देन इट इज एन इशू। ठीक है, और आपको हमेशा एक फीमेल अटेंडेंट, मैंने पहले भी बताया, आप कोई भी एग्जामिनेशन करें फीमेल्स में, आपको फीमेल अटेंडेंट रखनी होती है साथ में। ओके, फिर उसके बाद इट इज बेस्ट टू टेक रेस्पिरेटरी रेट वाइल सिटिंग। तो चाहे पेशेंट लाई डाउन कर रहा है, अगर वो बैठ सकता है तो आप उसको बिठाएं। ठीक है, और हमेशा एज ऑफ द बेड पे बिठाएं। मान लो पेशेंट हॉस्पिटल में है, आप उसको चेक करने गए सुबह, उसका वाइटल्स लिखना होता है, तो सुबह आप वाइटल उसको कहो कि बेड के किनारे पे आ जाइए, पैर नीचे लटका के आराम से बैठिए, और अब मैं आपका पल्स भी लूंगा, बीपी भी लूंगा और रेस्पिरेटरी रेट भी लूंगा। ठीक है, मेजर योर ब्रीदिंग रेट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स। अब आप लोग अपना अपना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधा बैठिए सब लोग, एंड उसके बाद अपना हाथ चेस्ट पे रखिए, अपनी अपनी घड़ी देखिए। ठीक है, और अपना चेस्ट कितनी बार अंदर जा रहा है, कितनी बार बाहर जा रहा है सांस लेने में। नॉर्मल सांस लेना, ठीक है, और नॉर्मल जैसे आराम से लेते हो, देखो कि चेस्ट कितनी बार ऊपर फूल रहा है और कितनी बार अंदर जा रहा है, और 1 मिनट तक काउंट करो, सब लोग काउंट करो। डू दैट फॉर योर सेल्फ। ओके, 1 मिनट दे रही हूँ, एक हाथ से हमेशा। ठीक है, नॉट बोथ हैंड्स, वन हैंड, दबाना नहीं है, हल्के से हाथ रखो और काउंट करो कितनी बार ऊपर जा रहा है, कितनी बार नीचे जा रहा है, अलग अलग नहीं। ठीक है, ऊपर जाना नीचे आना इज 1।
70, ओके, 1 मिनट तक, ठीक है। 15 है, ओके। 10, 16, 17, हाँ कौन है 15, ओके। 12, जिनके कम आए हैं तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपका काउंटिंग इज नॉट दैट, डू इट अगेन, बार बार, फिर भी कम आता है तो यू कैन कम टू मी, ठीक है। एंड देन आई कैन सी कि कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है, पर आई थिंक जिनके 12, 15, 14 ऐसे आ रहे हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ योर काउंटिंग एरर, ठीक है। सो ट्राई डूइंग इट अगेन, मेजर करो एंड घर में जाके सबका मेजर करना, तो ये प्रैक्टिस है, ओके। और एक छोटा तरीका जो मैंने कहा था, जब लास्ट क्लास लेंगे तो मैं एक छोटा तरीका बताऊंगी, तो आप पल्स भी, ठीक है, पल्स भी और रेस्पिरेशन भी, मान लो बहुत सारे मरीज आ गए इमरजेंसी में, 8-10 बेड होते हैं, ठीक है, तो अब आपको सबका पल्स, बीपी और वाइटल्स लेने हैं, तो आप क्या करोगे, उसको सिर्फ 15 सेकेंड्स के लिए काउंट करोगे एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाय, दैट विल गिव यू योर पल्स रेट। तो जब टाइम कम है, ट्राई टू डू इट फॉर 1 मिनट एवरी टाइम, ठीक है, बट अगर टाइम कम है तो यू कैन यूज दिस मेथड, ठीक है। पर ऑब्वियसली देखो, दिस इज अ फास्ट मेथड, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ एरर्स, यहाँ एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते, पर जहाँ बिजी रहता है वहां हम ये यूज करते हैं, ओके। फिर रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है, तो एक चीज है एपनिया, एपनिया मतलब जब सांस आना बंद हो गई, ठीक है, तो सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, सीजेशन मतलब सांस नहीं आ रही है, मसल्स मूवमेंट नहीं कर रही हैं, ठीक है। कई ऐसी डिजीजेस होती हैं या पॉइजनिंग होती है जिसमें मसल्स इफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो अब चेस्ट की मसल्स काम नहीं कर पा रही हैं तो ब्रीदिंग स्टॉप हो गई, तो ब्रीदिंग स्टॉप हो गई तो आप किसी को डेड कह देते हो क्या, कब कहते हो, व्हेन इज अ पर्सन डेड, कब डिक्लेयर करते हैं, हाँ, पल्स बंद हो जाती है, वेंटिलेटर पे रखते हैं फिर, तो दो चीजें होती है, एक तो हार्ट बंद हो गया और एक ब्रेन डेड हो गया, तो अनटिलनेस ब्रेन डेड है तब तक हम उसको डेड डिक्लेयर नहीं करते और डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पेशेंट तो था ही नहीं लेकिन अस्पताल ने उसको वेंटिलेटर में रख के महीनों अपना बिल बना लिया, ओके, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो मूवमेंट नहीं है, जब बिल्कुल मूवमेंट नहीं है मसल की तो उस सिचुएशन को हम कह रहे हैं एपनिया, लंग वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है लेकिन, ठीक है, लंग की वॉल्यूम उतनी रह रही है, वॉलेंटरीली डूइंग दिस इज कॉल्ड वंस ब्रेथ, तो जब हम सांस होल्ड करो, लंबी सांस लो और होल्ड करो, अगर आपने अपनी मर्जी से किया तो ये आप अपनी मर्जी से एपनिया कर रहे हो, लेकिन अगर ये किसी वजह से हुआ तो फिर ये किसी डिजीज की वजह से हो रहा है, ठीक है, सो यही है एपनिया का मतलब, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आ रहे हैं हम डिस्निया, डिस्निया का मतलब है जब तुम लोगों ने देखा होगा एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, एस्थमा का पेशेंट देखा है किसी ने, देखा है, ऐसे ऐसे सांस लेता है वो हमेशा, है ना, उसको कहते हैं डिस्निया, ठीक है। इसमें ब्रेथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है क्योंकि सांस ले रहा है, भर रही है जल्दी जल्दी सांस, ओके, तो वॉल्यूम बढ़ रही है, पर वो सांस छोड़ और वो प्रोसीजर सही से नहीं कर पा रहा है, पूरी ब्रेथ नहीं आ रही, ठीक है, उसको दैट इज डिस्निया। उसके बाद इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट, तो जब आप एस्थमा का पेशेंट देखोगे और उसके चेस्ट पे हाथ रख के रेस्पिरेटरी रेट काउंट करोगे तो हमेशा 18 से ऊपर आएगा क्योंकि वो सांस ले रहा है ना, तो 1 मिनट में ज्यादा सांस लेगा क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लंग उसके फूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ओके। ये कब कब होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हाई ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है, हाँ माउंटेन्स में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर अनीमिया, अनीमिया कब होता है, खून की कमी, हाँ आरबीसी कम हो गए, आरबीसी कम हुए तो क्या कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन, दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड, ठीक है। जिनको अनीमिया होगा सीढ़ी चढ़ने में हाइट की जगह पे जाएंगे उनको ब्रेथलेसनेस ज्यादा होगी, ठीक है।
फिर हाइपर वेंटिलेशन वही मूवमेंट है, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा सांस मेरे लंग्स में चली जाए, दिस इज कॉल्ड हाइपर वेंटिलेशन। ओके, चलो जी। फिर एक टर्म है टैकेप्निया, जब रेस्पिरेशन रेट इज ग्रेटर देन द नॉर्मल रिजल्टिंग इन, अब बहुत जल्दी जल्दी वो ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। कोई दौड़ के आता है, रिले रेस दौड़ोगे ना, अभी तुम लोग स्पोर्ट्स डे होगा, कौन कौन जा रहा है रिले रेस में? ओके, तो देन यू विल हैव टैकेप्निया, ठीक है। ऐसा ही एक वर्ड होता है, हमने पढ़ा था टैकी, हाँ मतलब पल्स में पढ़ा था जब हाई तेज चलती है, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के आगे टैकी लग गया मतलब ज्यादा हाई, गुड गुड। तो टैकिप्निया में क्या है, शॉर्टनेस है लेकिन छोटी छोटी ब्रेथ, जब सांस तेज चलेगी तो छोटी छोटी सांस ही लेगा मरीज, ठीक है, लंबी सांस नहीं ले सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। फिर एक बात होती है बायोट्स रेस्पिरेशन है, रेगुलर डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय इरेगुलर पीरियड्स ऑफ, मतलब लंबी सांस लेगा और बीच में उसकी सांस रुक जाएगी, सांस लेगा रुक जाएगी, ठीक है। तो सांस अंदर ही ले पा रहा है, बाहर नहीं छोड़ पा रहा और रुक जाती है, ठीक है। ऐसा किस केस में होता है, ज्यादातर जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, कभी ओवरडोज हो जाती है तो ऐसे ही पेशेंट आएगा, ठीक है। पॉइजनिंग, स्नेक बाइट के केस में जब पेशेंट आएगा ऐसे ही आएगा, जब आप उसको एंटीवेनम दोगे तो उसकी रेस्पिरेशन, एंटीवेनम पता है सबको, देखा है सबने? ओके, आई विल गेट वन बायल, एक दिन दिखा देंगे, ठीक है। सो एंटीवेनम आप जैसे दोगे रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स हो जाएंगी उसकी, क्योंकि सांप काटे बिच्छू काटे, ठीक है, सबसे पहले रेस्पिरेटरी मसल इफेक्ट होती है, ठीक है। तो जितने लोगों को डेथ होती है ओनली बिकॉज ऑफ लंग कोलैप्स, ठीक है, लेट हो जाए अगर तो, ठीक। सो ओपियोइड यूज में आपको इस तरह की ब्रीदिंग दिखेगी, सांस लेगा नो सांस, सांस लेगा नो सांस, ओके, ठीक है। फिर एक काइंड स्ट्रोक्स होते हैं, इसमें जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक है, रैपिड रैपिड लेगा और फिर ब्रेथ काउंट नीचे जाता जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा। जब आप लोग काउंट लोगे, पेशेंट आएगा, हर चीज का मरीज आप नहीं देख पाओगे। इन माई 14 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने ऐसा एक या दो पेशेंट देखा होगा इस तरह की रेस्पिरेशन में, ठीक है। जितनी बीमारियां हम किताब में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम पूरी प्रैक्टिस में सारी बीमारियां देख लेते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको पता होना चाहिए, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप देख ही लोगे, ठीक है, या आएगा ये आपके पास, ओके। सो फास्ट ब्रीदिंग होती है और धीरे धीरे नीचे जाती है। पैटर्न जो है वो हर 30 सेकेंड में, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेगा और फिर ब्रेथ काउंट नीचे जाएगा, ये हर 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स में आपको इस तरह की ब्रेथ मिलेगी, और बीच का जो टाइम होगा उसमें वो नॉर्मल सांस ले रहा होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर के डैमेज, मान लो उसके हेड इंजरी हो गई उसको, तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ था, मेडुला और पॉन्स में था, ठीक है। मान लो मेडुला में कोई इंजरी लग गई उसको, ठीक है, तो उसकी वजह से इस तरह की ब्रीदिंग आपको मिलेगी। तो हेड इंजरी से जब पेशेंट आएगा तो आपको दिमाग में रखना होगा कि उसकी ब्रेथ जो है वो काइंड स्ट्रोक्स की तरह हो सकती है। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी शॉर्ट, SpO2 बट वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर कोविड, ठीक है। तो जितनी भी रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं उसमें आपको SpO2 जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है, ब्लड का सैचुरेशन। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ घूम रहा है, किसमें, आर्टरीज में, ओके। तो आर्टरीज में जो ब्लड आरबीसी घूम रहा है उसमें जाके ऑक्सीजन चिपक जाता है, ठीक है। तो तब हम उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं। तो उसी हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको मेजर कर रहे हैं हम SpO2 से, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। इसीलिए हम कह रहे हैं जिनको अनीमिया होता है उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो SpO2 भी इफेक्ट होगा और रेस्पिरेटरी रेट भी इफेक्ट होगा। रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन कम है बॉडी में, ठीक है। लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन लीड टू हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन कम, ठीक है। और एक टर्म होती है हाइपोक्सिया,
एक टर्म होती है हाइपोक्सिया। जिस भी वर्ड में ईमिया लग गया, जैसे अनीमिया, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, जिसमें भी ईमिया लग गया मतलब हम ब्लड की बात कर रहे हैं। किसी भी वर्ड के पीछे ईमिया लगा है तो हम ब्लड की बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं हाइपो, हाइपो मतलब कम, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, तो कम ऑक्सीजन इन ब्लड, दैट इज हाउ यू कनेक्ट द वर्ड, लेस ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। अब आ रहा है हाइपोक्सिया, ठीक है, जब ईया लगा तो हम बात कर रहे हैं टिश्यू की, तो हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड में कम है तो ऑब्वियसली ब्लड से कहाँ जा रहा है, टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज ऑर्गन बनाती हैं, ठीक है, ब्लड तो ऑर्गन्स में ही जा रहा है। तो अगर मेरी बॉडी में ब्लड में ही ऑक्सीजन कम है तो टिश्यू में भी ऑक्सीजन, तो जब टिश्यू में ऑक्सीजन कम है तो उसको हम कह रहे हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। जब हाइपोक्सिया होता है तो सारे ऑर्गन्स अपने लेवल से नीचे परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है, मतलब हार्ट रेट कम होगा, ठीक है, स्टमक भी कम काम कर रहा होगा, अब्डोमेन में जो मूवमेंट है वो कम होगी, ठीक है, सारे मूवमेंट इफेक्ट होंगे जब हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे करो, ठीक है, आगे चलो। अब नहीं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स आर मेंटेन थ्रू, जब हम सांस ले रहे हैं तो उसी से हमारा ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और हम क्या छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। लंग्स टेक ऑक्सीजन टू बाइंड इट विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया और सारी जगह ट्रैवल कर रहा है। अब हम मेजर कैसे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कह रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर ऐसा दिखता है, ठीक है, आई होप दिस इज वर्किंग, हाँ, ठीक है। तो फिंगर में प्लेस करना होता है, ठीक है, और नॉर्मल रेंज इज 90 टू 100, 94 टू 100, ठीक है, 94 और 100 के बीच में आया मतलब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, ठीक है। अगर लेस देन 90 आया मतलब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, आई थिंक सबके घर में होगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें ऊपर ये आपका इंडिकेटर है जिसमें आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन आती है और पल्स रेट आती है। एक और जगह बताओ जहाँ कॉमनली आजकल SpO2 मेजर करते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट बताओ, एक और इंस्ट्रूमेंट बताओ कॉमनली आजकल सब लोग के पास होता है, स्मार्ट वॉच, यस। सो एक तो है पल्स ऑक्सीमीटर और एक है स्मार्ट वॉच, मगर हमेशा आपको कोशिश करना है कि इसी से लें, बिकॉज स्मार्ट वॉच में क्या है, इसमें क्या है देखो, यहाँ अंदर ना दो रिसेप्टर्स है। मैं उंगली जब ऐसे रख रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये बेसिकली लेजर टेक्निक पे बना होता है, ठीक है। तो मेरी फिंगर जब मैंने रखी तो मेरे नाखून के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज बोलते हैं उनको, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का एक बहुत सारा जाल है, ओके। तो जब मैंने इसके नीचे रखा तो यहाँ से ऊपर से लाइट एक ऊपर है, जब तुम अभी इसमें लाइट नहीं जल रही है, आई एम सॉरी, तो जब आप खोलो इसमें ऊपर भी लाइट जलती है नीचे भी जलती है, ठीक है। तो आप जब फिंगर रखते हो तो ऊपर से लेजर लाइट पासेस थ्रू योर नेल एंड थ्रू योर फिंगर, और नीचे वाला जो आपका लगा होता है एनोड जो लगा होता है उसमें जाके आपकी रीडिंग वो पकड़ता है कि कितना ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल वेव्स जो पास हो रही है ना, लाइट वेव्स जो पास हो रही है उसकी रीडिंग ये मॉनिटर अपने आप कैलकुलेट करता है, ठीक है। सो आपको मेजर करना आना चाहिए। पहले पेशेंट को आप क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बिठाएंगे चेयर पे और उसको कहेंगे कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर दीजिए, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, सबको पता ही इंडेक्स फिंगर है, तो इंडेक्स फिंगर आप इंसर्ट करिए और जब आप बैठे हैं तो आप अपने लैप पे हाथ को पैर पे रेस्ट करवाइए। ऐसे नहीं कि हवा में रखा है उसने और तुमने कहा कि पल्स ऑक्सीमीटर लगा दूं,
इट शुड रेस्ट ऑन समथिंग, ठीक है। पेशेंट को कहना कुछ नहीं होगा, ये रीडिंग अपने आप देगा। एंड जैसे ही वो उंगली डालेगा विद इन सम टाइम 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स रख के आप उसको देखोगे कि ऑटोमेटिकली रीडिंग देगा। इसमें SpO2 की रीडिंग भी आएगी और पल्स की भी रीडिंग आएगी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से अब आप किसी भी उंगली में लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडेक्स में ही लगाना है। एज पर स्टडीज, जितनी स्टडीज हुई हैं ऐसा बोला जाता है कि मिडिल फिंगर में आप लगाइए तो सबसे एक्यूरेट रीडिंग आती है। पहला इज मिडिल फिंगर और सेकेंड इज थंब, ठीक है। पर कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं, यू कैन नॉट जनरलाइज, किसी भी फिंगर में लगाइए इट विल गिव यू अ रीडिंग, ठीक है। सो बट कॉमनली हम इंडेक्स फिंगर में ही लगाते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों तरफ सेंसर है, स्मार्ट वॉच में सिर्फ सिंगल में सेंसर है, तो किसी चीज के थ्रू नहीं पास कर रहा है जब वो रीडिंग दे रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि थ्रू एंड थ्रू पास कर रहा है, तो इसीलिए एक्यूरेट हमेशा ये रहेगा। और हमेशा अगर SpO2 कैलकुलेट करना है तो आप इसी से करिए। अब फिंगर चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, कुछ लोग इस तरह भी लगाते हैं, ठीक है। सो इट डजंट मैटर, सो इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। और 30 सेकेंड से 45 सेकेंड्स तक रख के, वैसे तो वो ऑटोमेटिकली रीडिंग देता है, लेकिन जब रीडिंग स्टेबल हो जाती है तो वही रीडिंग आपको लेनी होती है। वेइंग मशीन में देखा है, चढ़ते हो वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन में भी वो फ्लक्चुएट करता है, थोड़े टाइम के बाद आपके एग्जैक्ट वेट पे जाके मशीन रुक जाती है। उसी तरह इसमें भी फ्लक्चुएट करेगा और एग्जैक्टली और 94 से 100 तक आई तो आपको कुछ नहीं करना, अगर बिलो 90 आई तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, मतलब कोई रेस्पिरेटरी इशू है। दिखाओ जी नेक्स्ट, दैट इज ऑल। तो आज हमने रेस्पिरेटरी रेट भी कर लिया, SpO2 भी कर लिया, वी हैव डन ब्लड प्रेशर, वी हैव डन पल्स, वी हैव डन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लास में भी जब मैं आऊँ तो आप लोगों को टेम्परेचर लेना प्रैक्टिकली, BP लेना प्रैक्टिस, ठीक है। SpO2 निकालना, इसमें तो कुछ निकालना है नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। पल्स, BP, टेम्परेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये आना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट टाइम वील डू सम प्रैक्टिकल, एक दूसरे का BP वगैरह देखेंगे, विल गेट BP मशीन्स, ठीक है। और जितने वाइटल्स हमने देखे, सारी चीज़ों की मशीन आपके घरों में होनी चाहिए फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन टू बी हैंडल्ड। तो जिनके पास नहीं है आप लोग प्लीज़ उसको बाई करके प्लीज़ कीप इट हैंडी विथ यू, ओके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।